नमो नमः नमस्कारः। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में संकल्प पथ में। और आज हम स्वप्नवासव दत्ता की कथा वस्तु देखेंगे। और जो सामान्य परिचय है, कथा वस्तु पढ़ ली तो हमारे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि मैं यहाँ पे कथा वस्तु बता रहा हूँ, आपको सिर्फ कथा देखनी है और अपने प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, प्रमुख प्रमुख प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं तो सामान्य से देखेंगे हम। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ पहले संक्षिप्त रूप में। देखो इसमें स्वप्नवासव दत्ता में नायक कौन है? उदयन है, जो धीर ललित नायक है। कैसा है? धीर ललित। नायक चार प्रकार के होते हैं: धीरोदात, धीर दत्त, धीर प्रशांत और धीर ललित। अब धीर ललित कैसा होता है? जो संगीत इत्यादि को क्या रहता है, उसको प्रिय रहता है। तो इस प्रकार का नायक क्या होता है? धीर ललित होता है। ललित इससे ने पहले से ही आ रहा ना, धीर ललित। और नायिका वासव दत्ता है। और जो कवि हैं, नाटक के कवि महाकवि भास हैं। और जो सह नायिका है वो पद्मावती है। ठीक है, और 6 अंक हैं इसमें। और जो रस है वो श्रृंगार रस है। ठीक है, प्रमुख रूप से बता दिया है। अब यहाँ पे प्रथम अंक, इसमें 6 अंक हैं: प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच और षष्ठ। अब प्रथम अंक में 16 कितने 16 श्लोक हैं। द्वितीय अंक में नहीं है, तृतीय अंक में भी नहीं है, चतुर्थ अंक में 9 श्लोक हैं, पद्य हैं, पंचम में 13 हैं और इसमें 19 हैं। ठीक है, तो टोटल 57 हो गए आपके ये। तो द्वितीय और तृतीय में श्लोकों का अभाव है। तो प्रथम अंक में 16, चतुर्थ में 9, पंचम में 13 और षष्टम अर्थात छठवें में 19 है। तो आपका जो चतुर्थ अंक है वो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा अंक आपका छठवां है। ठीक है, तो ये सामान्य परिचय में आ गया है। अब कथा देखिए। प्रस्तुत नाटक स्वप्नवासव दत्तम में 6 अंकों पर आधारित एक नाटक है। अतः इस लेख में स्वप्नवासव दत्तम नाटक के 6 अंकों का सारांश प्रस्तुत किया गया है। नाटकीय कथा वस्तु बड़े ही रुचिकर रुचिक वर्णों द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अवंती नरेश प्रद्योत अपनी पुत्री वासव दत्ता का विवाह नरेश उदयन से करना चाहता था। उसके अमात्य सालंग कायन ने छलपूर्वक उदयन को हाथियों का शिकार करते समय बंदी बनाया। बंदी उदयन को वासव दत्ता की वीणा शिक्षा के लिए नियुक्त किया। ठीक है, अब ये धीर ललित नायक है तो इसको संगीत का बहुत क्या है, ज्ञान है। अब इस कारण से ये क्या करता है, वासव दत्ता को संगीत सिखाता है, वीणा सिखाता है। लेकिन किस कारण से? तो अवंती नरेश प्रद्योति की ये इच्छा होती है कि उदयन क्या करे, मेरी पुत्री को वीणा सिखाए और इसको ये अपना दामाद भी बनाना चाहता था। ये भी उसकी इच्छा रहती है। एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अब धीरे धीरे वह सब तब जब वीणा सीखती है तो धीरे धीरे उसे उदयन पसंद आ जाता है और वो क्या है, एक दूसरे प्रति आकर्षित हो जाती हैं। मंत्री योगेंद्रयन की सहायता से उज्जैनी से वासव दत्ता सहित भागने में सफल हो गए। अब ये क्या हो गए, तीनों ही वहाँ से भागने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। अब ये योगेंद्रयन कौन है? ठीक है, प्रद्योत कहाँ के राजा हैं, उनकी राजधानी कहाँ है, ये आपको करना है। तो प्रद्योत अवंती नरेश प्रद्योत की राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कथा में आया है, नाम आया है, ये हमने पढ़ लिया अभी। अब आपको करना है, सोचना है क्या है। उदयन के राज्य को पड़ोसी राजा आरुणि ने हथिया लिया। अब उदयन के जो राज्य है, राज्य को पड़ोसी राजा आरुणि ने हथिया
लिया। अपने राज्य को वापस लेने के लिए उदयन को सचिव योगेंद्ररायण और अमात्य रोमनवास एक योजना बनाई। अब इन दोनों ने उदयन को राज्य वापस दिलाने के लिए योगेंद्ररायण और अमात्य रोमनवास ने एक योजना बनाई कि इसका विवाह किससे करवा दे, पद्मावती से करवा दे। अब यहाँ से कथा शुरू होती है आपकी असली, कि पद्मावती से किस तरीके से मिलाया जाए, क्या ऐसा काम करते हैं ये। देखो बहुत ही सुंदर कथा इन्होंने रची है भास जी ने, ठीक है। पद्मावती के साथ विवाह करने से उदयन को मगध राज की सैनिक सहायता प्राप्त हो सकती थी। योगेंद्ररायण ने अपनी योजना के अधीन लाकर लावण ग्राम में आग लगा दी। लाकर नहीं है, लावण ग्राम है ये, ठीक है। आगे जाकर आप पढ़ोगे ये लावणक ग्राम में आग लगा दी और सूचित कर दिया कि इस आग में योगेंद्ररायण और वासवदत्ता की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब प्रथम अंग में देखिए, यहाँ से प्रथम अंग आपका प्रारंभ होता है, ये प्रथम अंग है। देखा लावणक, ठीक है, लावणक ग्राम। अभी याद रखिएगा आग कहाँ लगाई योगेंद्ररायण ने, कौन सा ग्राम था, ये छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। लावणक ग्राम से निकलकर योगेंद्ररायण और वासवदत्ता क्रमशः ब्राह्मण सन्यासी और अवंतिका के वेश में मगध की राजधानी राजगृह के निकटवर्ती किसी आश्रम में पहुंचते हैं। इसी समय मगधराज दर्शक की बहन पद्मावती भी उसी आश्रम में एकांत जीवन बिता रही अपनी माँ से मिलने के लिए अपने परिजन के साथ वहां आती है। यहाँ पे मिस्टेक हो लगा है लिखने में, मतलब वो उसमें तो अपने धर्मानुरागी स्वभाव के अनुरूप वह घोषणा कराती है कि वह तपस्वियों को मुंह मांगी वस्तु प्रदान करेगी। अब ये अपनी माँ को मिलने के लिए वहां आश्रम में आती है, तो ये कहती है कि मैं तपस्वियों को कुछ देना चाहती हूँ, तो जिसकी जो भी इच्छा है वो कह सकता है। अब योगेंद्ररायण, अब इसको ये अवसर मिल जाता है। अब योगेंद्ररायण अवसर पाकर निवेदन करता है, मुझे किसी पदार्थ, किसी वस्तु, किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं है, किंतु प्रार्थना है कि राजकुमारी जी मेरी बहन अवंतिका को, जिसका पति विदेश गया हुआ है, कुछ समय के लिए अपने पास रखें। अब देखो यहाँ पे वो क्या चालाकी चलता है और अवंतिका को क्या करता है, पद्मावती के साथ रख देता है। अब देखो दुर्भाग्य भी क्या है, अवंतिका के साथ उसके साथ रहना ही पड़ रहा है और उसको सब पता है, ठीक है। योगेंद्ररायण उसको सब बता देता है कि क्या आरुणि ने क्या कर दिया है, आपका राज्य हड़प लिया है, वहाँ पे आक्रमण कर कर उस राज्य को अपने अधीन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सहायता करनी है उदयन की। अब यह उदयन की सहायता करती है कैसे, तो पद्मावती उसकी असमर्थता से स्वीकार, पद्मावती उसकी बातों को मानकर अवंतिका को स्वीकार कर देती है। अवंतिका वासवदत्ता पद्मावती के पास चली जाती है। इसी समय वहाँ एक ब्रह्मचारी आता है और लावणक ग्राम से आया हुआ ब्रह्मचारी उस ग्राम में आग लग जाने एवं उस आग में वासवदत्ता और योगेंद्ररायण के जल मरने का समाचार सुनाता है। अब वहाँ से आता एक ब्रह्मचारी जो पूरी कथा को बता देता है। यहाँ पे योगेंद्ररायण के जल मरने का समाचार सुनाता है। वह उस समाचार को सुनकर व्याकुल हो गई। उदयन की करुण दशा का भी वर्णन करता है। योगेंद्ररायण और वासवदत्ता अनजान बनकर यह सब सुनते हैं। कुछ समय बाद योगेंद्ररायण पद्मावती से अनुमति लेकर वहां से चला जाता है। पद्मावती भी अवंतिका के साथ आश्रम में स्थित अपने कक्ष में चली जाती है। ये प्रथम अंक में देखो, लावण ग्राम में आग लगना, वासवदत्ता से मिलना, ठीक है, और ब्रह्मचारी का आना और वो कथा सुनाना कि वो योगेंद्ररायण वासवदत्ता जल गए और उदयन की करुण पुकार,
ठीक है, ये किस में, प्रथम अंक में है। तो प्रथम अंक आपका क्या हो गया, ये यहाँ पे समाप्त हो गया। कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर पूछिएगा। आप मेरी टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं बहुत सारे, जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। आगे देखिए, स्वप्न वासव दत्तम के द्वितीय अंक का सारांश है। राजकुमारी पद्मावती अपने भाई मगधराज दर्शक के राजप्रसाद के साथ लगी वाटिका में अपनी सखियों के साथ गेंद खेल रही होती है। वहीं बात बात में उसकी चेटी अवंतिका को बताती है कि राजकुमारी वत्सराज उदयन से विवाह संबंधी इच्छुक है। ठीक है, अब यहाँ पे बताती है, इसी बीच पद्मावती की, अब यहाँ पे धारा दे रखा पद्मावती की दासी हो सकता है, वहाँ आकर समाचार देती है कि किसी कारण यहाँ आए उदयन ने महाराज दर्शक के आग्रह पर पद्मावती से विवाह करना स्वीकार कर लिया है और पद्मावती का वाग्दान हो गया है। वह भी सूचना देती है कि कौतुक मंगल विवाह सूत्र बांधने का मंगलाचार आज ही संपन्न होगा। वह राजकुमारी को उक्त मंगलाचार के अनुष्ठान के लिए अपने साथ ले जाती है। अब ये सब बातें अवंतिका भी सुनती है। तृतीय अंक में देखो ये हो गया है, ठीक है, विवाह, उसका विवाह वाग्दान यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तृतीय अंक में देखिए, अब अवंतिका प्रमद वन के एक कोने में अपने भाग्य को कोस रही होती है। अब ये प्रमद वन है, ठीक है, अपने भाग्य को कोस रही है। वह यह सोचकर परम दुखी है कि उसका पति अब द्वितीय विवाह सूत्र में बंधकर पराया होने जा रहा है। उधर विवाह की तैयारियां चल रही है। इसी सिलसिले में अवंतिका से जयमाला गुंथवाने के लिए उसे ढूंढती हुई महारानी की एक चेटी फूल लेकर उसके पास प्रमद वन पहुंचती है और उसे शीघ्र ही जयमाला तैयार करने को कहती है। अवंतिका अपने भाग्य को कोसती हुई जयमाला गूंथ कर उसे पकड़ा देती है। अब यहाँ पे देखो, जयमाला का भाग्य को कोसना और जयमाला बनाना, ठीक है, ये तृतीय अंक में है। ठीक है, और कहाँ, प्रमद वन का वर्णन कहाँ पे है, अवंतिका प्रमद वन में क्या करती है, ये थोड़ा ये सारांश के रूप में है यहाँ पे। ठीक है, अब चतुर्थ अंक में देखिए, विवाह के उपरांत उदयन राजकीय अतिथि के रूप में महाराज दर्शक के राज प्रसाद में निवास करता है। उसका मित्र विदूषक भी उसके साथ है। दोनों प्रमद वन में प्रवेश करते हैं, जहां वह पहले ही पद्मावती और वासव दत्ता चेटी के साथ पहुंची हुई होती है। उदयन को देखकर वह निकटवर्ती माधवी लता मंडप में घुस जाती है। उदयन और विदूषक लता मंडप के पास जाते हैं और सहज भाव से उसके अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। यह देख चेटी भौरों से घिरे लताहार की एक शाखा को हिलाकर उन्हें बाहर ही रोक देती है। अब ये पूरा वो चलता रहता है। ठीक है, अब ये क्या है, जो अवंतिका है, जो मतलब वासव दत्ता है, वो क्या है, जब ये वन में जब पहुंचते हैं, अब यहाँ पे प्रमद वन है, ठीक है, प्रमद वन, यहाँ पे गलत हो रखा है, प्रमद वन है। वहाँ पे प्रमद वन में जब प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो पद्मावती और अवंतिका भी क्या है, वहीं रहती है। अब अवंतिका वो देख देती है उदयन को, तो उससे छिपने के लिए ये क्या है, लता मंडप में घुस जाती है। अभी उदयन और क्या है, विदूषक भी क्या होते हैं, ये भी लता मंडप में जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे जो ये होती है, शिविका होती है, वो उन लता मंडपों को हिलाकर उन्हें बाहर ही रोक देती है। भौरों से घिरे लता हार की एक शाखा को हिलाकर उन्हें बाहर ही रोक देती है। यहाँ पे वे बाहर ही एक शिला तल पर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। विदूषक पूछता है कि आपको पहले वासवदत्ता अधिक प्रिय थी, अब पद्मावती अधिक प्रिय है।
उदयन उसके इस अटपटे प्रश्न को टालने का प्रयास करता है, परंतु विदूषक हट करके उससे कहलवा लेता है। तो सुंदर और गुणवती होने पर भी पद्मावती वासवदत्ता में आबद्ध मेरे हृदय को हर नहीं सकती। वासवदत्ता की स्मृति में उदयन की आंखें बरबस सजल हो जाती हैं। विदूषक मुंह धोने के लिए पानी लाने जाता है। इतने में अवसर पाकर अवंतिका वहां से निकल जाती है और पद्मावती उदयन के पास पहुंच जाती है। यह संक्षिप्त रूप में विदूषक और उदयन काश कुसुम की धूल पड़ जाने से आंखें सजल हो गई है यह बहाना बनाते हैं। पद्मावती सब कुछ सुन समझ कर भी चुप रहती है। इसके बाद स्थिति कहीं बिगड़ ना जाए यह सोचकर विदूषक राजा को वहां से चतुरतापूर्वक खिसका ले जाता है। ठीक है, चतुरतापूर्वक, चतुरता से। ठीक है, अब ये सुन लेते हैं, उनकी बातें सुन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये लता मंडप हो गया है, याद रखिए थोड़ा सा। ठीक है, कि चतुर्थ अंक में किस चीज़ का वर्णन है ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। और प्रश्न जो जो बन रहे हैं यहाँ से आप उन प्रश्नों को बनाते रहिएगा। ठीक है, अब है पंचम अंक में आइए। अब उदयन महाराज दर्शक के ही राजप्रसाद में निवास कर रहा है। वह विदूषक से पद्मावती की शिरोवेदना का समाचार पाकर और साथ ही उससे यह जानकर कि उसकी शैया तथा उपचार आदि का प्रबंध समुद्र गृह में किया गया है वहाँ पहुँचता है। समुद्र गृह में पद्मावती अभी नहीं पहुँची है। वह उसकी प्रतीक्षा में उसकी शैया पर स्वयं लेट जाता है। लेटते ही उसे नींद आ जाती है। विदूषक ठंड के बचाव के लिए चादर ले चला जाता है और थोड़ी देर बाद अवंतिका भी पद्मावती की सिरदर्द की खबर सुनकर वहां आती है। वह उसी शैया पर चादर ओढ़े सोए उदयन को पद्मावती समझकर लेट जाती है। उसी समय राजा स्वप्न में वासवदत्ता को देखता है तथा उसे प्रेम पूर्वक शब्दों से संबोधित करता है। साथ लेटी हुई अवंतिका वासवदत्ता स्वप्न में बोल रहे राजा की बातों का उत्सुकता पूर्वक उत्तर देने लग जाती है, परंतु इस भ्रम में कि कहीं राजा जागकर उसे पहचान न ले वह वहाँ से चल पड़ती है। जाते वह पलंग से नीचे लटक रहे राजा के हाथों को पलंग पर टिका देती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अब उसको समाचार मिलता है समुद्र गृह में। ठीक है, अब उस जो जगह का नाम है वहाँ जाकर वो अब दोनों ये बातें करते हैं। किस तरीके से बातें करते हैं यहाँ पे मैंने बता दिया संक्षिप्त रूप में, बहुत ही सुंदर वर्णन होता है यहाँ पे। इसी बीच अचानक राजा की नींद खुल जाती है। वह वासवदत्ता को पकड़ने का प्रयत्न करता है किंतु दरवाजे से टकरा कर वहीं रुक जाती है। अब ये जब वासवदत्ता को पकड़ना चाहता था तो वो दरवाजे से टकर जाता है, यहाँ पे टकरा कर वहीं रुक जाता है। विदूषक जब लौट कर आता है तो राजा सारी घटना सुनाकर कहता है कि वासवदत्ता जीवित है, परंतु विदूषक उसकी बात को यह कहकर टाल देता है कि वासवदत्ता को स्वप्न में देखा होगा, अन्यथा वह तो बहुत पहले मर चुकी है। इसी समय कंचुकी आकर सूचना देता है कि अमात्य रुमणवान ने मगधराज की सहायता से आरुणि पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर ली है। उदयन युद्ध के लिए तैयार होकर निकल पड़ता है। ठीक है, अब वो भी यहाँ पे बता देता है कि अमात्य रुमणवान ने क्या कर दिया, मगध राज की सहायता से आरुणि पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर ली है। अब इस कारण से उदयन भी तैयारी हो जाता है। ये आपका पंचम अंक भी समाप्त हो गया है। वासवदत्ता मतलब स्वप्न में वासवदत्ता को देखना इस प्रकार का। ठीक है, और रुमणवान ने मगध राज की सहायता से आरुणि पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर ली है। ये वर्णन किस अंक में है, तो पंचम अंक में है। अब है अंतिम अंक है यहाँ पे
युद्ध में आरुणि को परास्त कर उदयन अपना खोया राज्य पुनः प्राप्त करता है। अब वह पद्मावती के साथ अपनी राजधानी कौशाम्बी आ गया। पद्मावती के साथ अवंतिका भी आई है। एक दिन उदयन को घोषवती वीणा की, जिसको वासवदत्ता अक्सर बजाया करती थी, मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। अपने सेवक से उस वीणा को मंगाकर एवं उसे पहचान कर वह वासवदत्ता की स्मृति में विह्वल हो उठता है। इसी समय उज्जैनी से प्रद्योत का कंचुकी और वासवदत्ता की धात्री हार पर उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रखा है। यहाँ पे वे दोनों प्रद्योत का संदेश देते हुए उसके समक्ष उस चित्र को रखते हैं जिसे प्रद्योत ने प्रद्योत वो ठीक है। यहाँ पे वासवदत्ता की दात्री हार पर उपस्थित होते हैं। वे दोनों प्रद्योत का संदेश देते हुए उसके समक्ष उस चित्र को रखते हैं जिससे प्रद्योत ने विवाह विधि के बिना ही उदयन और वासवदत्ता के उज्जैनी से छिपकर निकल जाने पर उनके विवाह संस्कार की रीति संपन्न करने के लिए तैयार किया गया था। जब ये भाग जाते हैं ना, तो उनके पिता जो है प्रद्योत थे, उज्जैनी नरेश, अवंती नरेश है, राजधानी उज्जैनी है उनकी। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो एक चित्र बना देते हैं, ठीक है, उदयन का और वासवदत्ता का। उस चित्र में अंकित वासवदत्ता को देखकर पद्मावती उदयन को बताती है कि ठीक उसी आकृति की एक उसके पास रहती है। वह कहती है कि उसके अपने विवाह से पूर्व को सन्यासी उसे अपनी बहन बताकर उसके पास कुछ समय के लिए धरोहर रूप में छोड़ गया था। ठीक उसी समय योगेंद्रायण वहां उपस्थित होता है और अपनी बहन वापस मांगता है। अवंतिका को वहां लाया जाता है। राजा उज्जैनी से आर्या कुंचुकी और धात्री को साक्षी रखकर उसे उसकी बहन लौटा देने का आदेश देता है। धात्री देखते हैं कि वासवदत्ता को पहचान जाती है। अब योगेंद्रायण भी अपने वास्तविक रूप और चेतना को प्रकट कर देता है। उस दिन अपने प्रेयसी वासवदत्ता और मंत्री योगेंद्रायण को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हो जाते हैं और यह समाचार प्रद्योत को सुनाने के लिए वासवदत्ता और पद्मावती को साथ लेकर कंचुकी और धात्री सहित उज्जैनी चलने का प्रस्ताव रखते हैं। तदनंतर भरतवाक्य अनंत नाटक सुखांत रूप में समाप्त हो जाता है। तो ये संक्षिप्त रूप में है। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।